वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 2 घंटे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी गई। अब सुनवाई अगली तारीख कल तय की गई है। क्या कल वक्फ कानून पर कुछ बड़ा होने वाला है, एक बड़ा सवाल है। और आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से 4 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को कैसे पंजीकृत करें, सवाल ये भी है। और इसके साथ ही पूछा गया है कि उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे। क्या वक्फ बाय यूजर की संपत्ति डिनोटिफाइड होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर आज 2 घंटे से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में दोनों पक्षों से दलीलें रखी गईं। कपिल सिब्बल और सिंघवी ने कहा कि बोर्ड में सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए। हिंदू का बोर्ड में होना अधिकारों का हनन है। सिंघवी ने एससी से कुछ प्रावधानों पर रोक की मांग की। सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। जस्टिस संजय कुमार ने सुनवाई के दौरान पूछा, हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू है। जस्टिस के सवालों पर तुषार मेहता ने कहा, मैं केवल एक वैधानिक कमेटी की बात कर रहा हूं जो नजर रखेगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने राम जन्मभूमि के फैसले का जिक्र किया और वक्फ कानून पर अंतरिम रोक की मांग की। हालांकि केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश का विरोध किया। अब सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक बार फिर 2 बजे सुनवाई होगी। कि हम लोग जो अंतरिम आदेश जज माननीय न्यायालय देना चाह रही थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया, यह कहते हुए कि हम लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। हम लोग अंतरिम आदेश पास होने से पहले अपना पक्ष रखना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सबों के दलील को सुना और इसीलिए कल 2 बजे फिर से मामले को सूचीबद्ध किया गया है कि कल 2 बजे हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और हम लोग किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध करेंगे। आज प्रक्रिया जो रही वो नोटिस इशुएंस तक की रही। वहाँ पे कोर्ट ने आज सुना, बहुत डिटेल में आर्गुमेंट्स हुए दोनों पक्षों की तरफ से, कई पिटीशंस थी। तो कोर्ट ने चूंकि इंटरिम पे आज हम लोगों ने प्रेस किया कि इंटरिम रिलीफ के तौर पे कुछ चीज़ों पे स्टे होना चाहिए, कुछ प्रोविजंस पे, तो कोर्ट ने उसके लिए कल की तारीख मुकर्रर की है और कल 2 बजे दोबारा इस पे सुनवाई होगी। चूँकि स्टेट की तरफ से, केंद्र की तरफ से इस पे समय मांग लिया गया इंटरिम पे आर्गुमेंट्स के लिए। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि गुरुवार की सुनवाई में क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर वक्फ विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा और आगजनी की खबरें चिंताजनक हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर खुलेआम कानून को चुनौती देने वाले और हिंसा करने वाले उपद्रवियों का इलाज क्या है। शांति, सुरक्षा और सुशासन के लिए अगर डर जरूरी है तो वो डर सही है और शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ को बुलाया जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी अपील की है कि योगी बंगाल आए और हिंदुओं की जान बचाएं। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। यूपी होकर तो जाना पड़ेगा ना, जोगी बाबा है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा, यूपी होकर ही तो जाना पड़ेगा। जाइए ना, वी वेलकम, जाइए, यूपी होकर जाइए, यूपी होकर जाइए, जोगी आदित्यनाथ जी है। 24 नवंबर को संभल हिंसा की जांच तेज हो गई है। आज सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपना बयान दर्ज कराया। न्यायिक आयोग के सवालों का सामना करने के बाद बर्क ने कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं।
संभल हिंसा पर एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला चला। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ हुई। संभल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग के सामने जियाउर रहमान बर्क ने बयान दर्ज कराया है। की बात है, आरोप चीज अलग होती है और उसको साबित करना अलग रहता है। आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, लेकिन मैंने पहले से ही कहा है कि वो गलत है, और क्योंकि मैं देश की जनता के द्वारा चुना गया एक देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं, और मेरा मकसद इस देश के अंदर कानून, विश्वास पे, संविधान पे यकीन रखते हुए आगे इस देश की तरक्की का है। और इसलिए जो चीज आरोप लगाए गए हैं, ये उम्मीद है कि मुझे माननीय न्यायालय पे विश्वास है कि वो चीज, सारी चीज खत्म होंगी और मुझे इंसाफ मिलेगा। बर्क के साथ साथ न्यायिक आयोग की टीम ने सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेब इकबाल का भी बयान दर्ज किया है। न्यायिक आयोग की टीम के सदस्य ए.के. जैन ने बताया कि घटना कैसे हुई, ये पूछताछ की गई। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्रिमिनल केस से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो घटना के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। घटना क्यों हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, घटना आगे भविष्य में ना हो इसके लिए क्या प्रबंध किए जाए। फिलहाल सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या पूछताछ में निकलकर सामने आता है और क्या इसमें किसी साजिश का पर्दाफाश होता है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। संभल हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के सामने आज संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने बयान दर्ज करवाए। बयान दर्ज करवाने और पूछताछ की ये प्रक्रिया करीब 4.5 घंटे तक चली। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन ईडी के एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद हो रहा है। मंगलवार को इस मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। 25 अप्रैल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ये तय करेगी कि जांच एजेंसी ने जो चार्जशीट दायर की है उस पर संज्ञान लेना है या नहीं लेना है। तो 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लखनऊ में जो प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, अहमदाबाद में और चेन्नई में जो प्रदर्शन किया गया उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस के प्रदर्शन पर अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी ने कहा कि धरना और प्रदर्शन का अधिकार कांग्रेस को है, लेकिन देश में लूट मचाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। अब इस रिपोर्ट के जरिए शिनम हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि कैसे आखिर नेशनल हेराल्ड केस में ऐसा क्या हुआ है जिस पर सियासत हो रही है, और जो कि पूरी कांग्रेस इस तरह सड़कों पर उतर आई है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानूनी शिकंजा कसने लगा तो नई सियासी टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं के नाम अपनी चार्जशीट में दर्ज कर दिए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में तफ्तीश कर रही जांच एजेंसी की पहली चार्जशीट में जो 7 आरोपी बनाए गए हैं, उनमें सबसे ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। फिर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडिया कंपनी और डॉटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी को आरोपी बनाया गया है। 2014 में दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने के बाद से ही नेशनल हेराल्ड केस की जांच ने रफ्तार पकड़ी थी, और अब चार्जशीट बताती है कि 2010 में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश की गई, और इसके लिए एजेएल के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर किए गए। जांच में ये भी पता चला कि यंग इंडिया कोई चैरिटेबल काम नहीं करती है,
और 2017 में यंग इंडिया ने 414 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी की। ईडी के इल्जामों का जाल गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि चार्जशीट में कांग्रेस के दोनों पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका पर बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चार्जशीट के मुताबिक यंग इंडिया कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी, जबकि 24% शेयर मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। एआईसीसी ने एजेएल को पहले 90.21 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 9.2 करोड़ शेयरों में बदलकर यंग इंडिया को सुपुर्द कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड केस को बीजेपी ने 14 से ही बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जबकि कांग्रेस हर बार इसे सियासी रंजिश बताती है। लेकिन इल्जामों की असल परख अब अदालत में ही होगी, जहां पहली चार्जशीट पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ईडी जांच पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी खुलकर हमलावर है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर वार किया है। हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, ये जब से सरकार आई है तब से हमारे नेतृत्व के ऊपर हमला किया जा रहा है। आप देखा होगा आपने कल की चार्जशीट जो नेशनल हेराल्ड केस में जो दाखिल किया है ईडी ने, और पूरी तरीके से वो फेक है और जानबूझकर केवल हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी जब से ये सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, शहर पूरे सड़क से लेके सदन तक, ये सरकार बौखला गई है। नेशनल हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। एक तरफ सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। और आज दूसरे दिन लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। कारोबारी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हुई है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने आज दूसरे दिन भी पूछताछ की। ईडी ऑफिस में वाड्रा से करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली। इससे पहले मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने वाड्रा से करीब 6 घंटे पूछताछ की थी। वाड्रा से पूछताछ के दौरान पत्नी प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान वो 2 घंटे वेटिंग रूम में इंतजार करती रही। पूछताछ के लिए पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो ना ही किसी के दबाव में आने वाले हैं और ना ही किसी से डरने वाले हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। आपको बता दें, ये मामला हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन देन की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में सीएम योगी ने नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में सीएम योगी ने कहा, प्रयागराज के शिवालिक पार्क की तर्ज पर मथुरा वृंदावन में कृष्ण लोक पार्क बनाया जाएगा। अयोध्या में लवकुश पार्क और श्री पुरुषोत्तम राम दर्शन अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसी महीने में प्रयागराज और वाराणसी का म्युनिसिपल बॉन्ड आएगा।
यूपी सरकार अब प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त हो गई है। सीएम योगी ने बुधवार को साफ कर दिया है कि अब यूपी के सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय होंगे और मंडल स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय भी होंगे। इसके साथ ही जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा हैं, वहां 1 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा सकते हैं। यूपी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कामों की गहराई से समीक्षा की और इसके पुनर्गठन की दिशा में अहम निर्देश भी दिया। सीएम ने कहा कि बदलते समय और नई पर्यावरणीय चुनौतियों के अनुसार बोर्ड को नए ढांचे और सोच के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी 75 जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय होना चाहिए। अभी केवल 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो 75 जिलों के लिहाज से बेहद कम है। उन्होंने कहा कि 18 मंडलों में क्षेत्रीय कार्यालय फिर से बनाए जाएं और फिर जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा हैं, वहां 1 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएं। सीएम योगी ने कहा कि बोर्ड को नए दौर की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाना जरूरी है। इसके लिए ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, खतरनाक कचरा, ई वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए अलग अलग सेल बनाए जाएंगे। इसके अलावा लोक शिकायतों के समाधान, पर्यावरण जागरूकता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी के लिए भी अलग यूनिट्स गठित की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ में आज मायावती ने बैठक की। बीएसपी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन आकाश आनंद की गैर मौजूदगी कई सवाल उठा रही है। 40 दिन के बाद पार्टी में वापसी के बाद अभी तक आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में बीएसपी की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों को बताया कि उन्होंने आकाश आनंद को माफ कर दिया है और उनकी पार्टी में वापसी हो गई है। इसके अलावा मायावती ने आकाश आनंद को लेकर कोई चर्चा नहीं की। इतना ही नहीं, आकाश आनंद को पार्टी में कोई पद भी नहीं दिया गया है। आकाश आनंद जी को पार्टी में बहन जी के द्वारा फिर दोबारा से वापसी कर लिया गया है। बहन जी से आकाश जी ने माफी मांगी है कि जो गलतियां पूर्व में हुई हैं अब वो दोबारा नहीं होंगी। जैसे क्या बहुजन समाज पार्टी के पहले महापुरुषों ने परिवार को, रिश्ते नातों को त्याग कर इस मिशन को आगे बढ़ाया है, तो माननीय आकाश आनंद जी ने भी तो विश्वास दिलाया माननीय बहन जी को कि वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस पार्टी मूवमेंट के लिए समर्पित रहेंगे। दरअसल पार्टी में आकाश आनंद की वापसी के बाद आज लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में आकाश आनंद की गैर मौजूदगी से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। मायावती से माफी मांगने के बाद आकाश आनंद की 40 दिन बाद पार्टी में वापसी हुई है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए हर महीने समीक्षा बैठक कर रही है। जैसे ही मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी ऑफिस में बैठक शुरू हुई तो सबकी निगाहें आकाश आनंद को खोज रही थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, जिसके बाद एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।